नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो वक्त है बड़ी बहस का। कोरोना से मची तबाही के बाद ये मोदी सरकार का पहला आम बजट है। इस बजट में आम आदमी से लेकर व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा लोग सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी? निर्मला सीतारमण के बजट से बाजार में उत्साह दिखा या मायूसी छा गई? सब जानना चाहते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर तो इस महामारी का और भी गहरा असर पड़ा है। कोरोना की वजह से लगभग हर सेक्टर की हालत खराब है। किसान हो या नौकरी पेशा इंसान, छोटा व्यापारी हो या बड़ा कारोबारी, सबका ध्यान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर था। पर क्या अपना तीसरा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई हैं? तो बस इसी पर हमारी आज की ये बड़ी बहस। देश का आम बजट आ चुका है। पहली बार मेक इन इंडिया टैब के जरिए पेपरलेस बजट पेश हुआ। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कई बड़े ऐलान किए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा था कि इस बार जो बजट पेश होगा वैसा पिछले 100 साल में भी नहीं आया होगा। हालांकि बजट पेश जब हुआ तो 1 घंटा 50 मिनट के उनके तीसरे बजट भाषण को सुनने के बाद भी ऐसा ही लगा कि आखिर आम आदमी के हाथ आया क्या है। हालांकि सरकार की बात करें तो ये बजट कोरोना महामारी की पैंडेमिक सिचुएशन के बाद गोदे खा रही अर्थव्यवस्था को गति देने और देश का विकास करने के लिए है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। भारत के आत्मनिर्भर बनाने वाले बजट को लेकर सरकार तो पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि सरकार कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था को बचाना चाह रही है। इसके साथ ही मुख्य फोकस हेल्थ सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत पर रहा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट भी बढ़ा और इससे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए जो रास्ता है वो भी खुलेगा। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। लेकिन बजट से आम आदमी की उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही। रोजगार और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। कोई नई रियायत नहीं मिली। इनकम टैक्स या बजट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। किसान आंदोलन को देखते हुए खेती के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट पर राजनीति का असर भी दिखता है। इस साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। उनके लिए अलग घोषणाएं की गई हैं। चुनावी राज्य पुडुचेरी के लिए भी बजट में कुछ भी नहीं है। विपक्ष ने भी सरकार के बजट को लेकर खूब घेरने की कोशिश की और सोशल मीडिया के जरिए बजट में सरकारी संपत्ति की बिक्री पर ज्यादा फोकस की वजह से बजट को सेल का प्लेटफॉर्म बताया। मोदी सरकार के इस बजट ने एक बार फिर देश के कमजोर मध्यम वर्ग, खेती करने वाले किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे उद्योगपतियों को निराश किया है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, कोई रास्ता नहीं। कृषि पर क्या काम करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। रोजगार कैसे देंगे, रियल एस्टेट को दोबारा कैसे स्थापित करेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। हाँ,
देश में बची कुछ चीजें, बिजली, सड़क, एयरपोर्ट कैसे बेच सकते हैं, बेचने का जरूर प्रस्ताव है। ये बजट देश की 90% आबादी को निराश करने वाला बजट है। केवल 10% लोगों के लिए काम किया गया है बजट में। अच्छी खबर ये रही कि इस बजट से शेयर बाजार झूम गया। बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स 3% और ट्रेंडिंग खत्म होने पर 5% ऊपर यानी कि 2314.84 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2021 के बजट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बाजार में तो धूम है, लेकिन क्या आम आदमी के लिए ये बजट बाहर लाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो घर घर पहुंचेगी बाजार की बहार। जी हाँ, इस बजट के बाद बाजार तो लगातार ऊंचाई पर है, लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी के घर की, तो उस बाजार की खुशी क्या आम आदमी के घर में बाहर लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बजट में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समावेश किया गया है, कई चीजों का विकास को रफ्तार देने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विकास को विश्वास देने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी की जो उम्मीदें थी उस पर कितना खरा उतरता है ये बजट, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार ने ये भी कहा, कोरोना काल था, पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो ऐसे में जरूरी ये था कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जीडीपी नीचे गई है उसको उठाने के लिए यहाँ पर मेहनत करनी होगी, और उसी को देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। हालांकि बात करें यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो उन्होंने तो ये कहा कि पिछले कई सालों में इस तरह का बजट ही नहीं आया है जो आज पेश होगा। लेकिन इस बजट को लेकर तरह तरह के बयान सामने आए हैं, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, लोक कल्याणकारी बजट है, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये बजट आखिर है कैसा, जिसमें ना तो किसानों के लिए बात की गई है, ना ही आम आदमी के लिए बात की गई है। और बात करें अगर बजट की, तो उसमें सीधा एक सेल लगा दी है सरकार ने कि भैया आओ और ये चीजें खरीदो, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। तो बाजार हालांकि ऊंचाई पर, लेकिन आम आदमी की जेब पर कितना असर इस बजट का होगा, इसके लिए सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बजट से किस किस को कितना फायदा होगा। सरकार ने आखिर ये बजट जो लेकर आई है, इससे देश की विकास की गति को तो देखा, लेकिन आम आदमी की किस तरीके से उसकी प्रति व्यक्ति बढ़ेगी, किसानों की आय की दोगुनी की बात जिस तरीके से लगातार करती है सरकार की दोगुनी होगी, तो किसान की आय किस तरीके से दोगुनी होगी, क्योंकि फिलहाल अगर किसानों की बात की जाए तो वो केंद्र में है, आंदोलन चल रहा है, तो किसानों को बेहद उम्मीदें थी कि बजट से शायद हो सकता है कि स्थिति बेहतर हो, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें दिखाई नहीं दी। तो चर्चा की तरफ रुख करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। अंशु अवस्थी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, स्वागत है आपका। सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक, ये हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। पंकज कुमार मिश्रा चार्टेड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शिवानंदन पारे, सीईओ गौसी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवानंदन जी। इसके साथ ही विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है विपिन जी। तो सबसे पहले तो आज का जो बजट सामने आया है उस पर नंबरिंग कर लेते हैं कि आखिर इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर शिवम जी, जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार की तरफ से बजट आया है, कितने मार्क्स देंगे आप? हाँ, ये तो बहुत ही बायस्ड हो जाएगा मुझे लगता है। पहले विपक्षियों से पूछा जाता और जो इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हैं उनसे पूछा जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात मेरी सरकार की है और जहाँ तक बात इस बजट की नंबरिंग की है, तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा। और उसका मेरे पास आधार भी है कि जब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट की, वो उसी आधार को देखकर आगे बढ़ती है। जब मैं बात करता हूं कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं कि 11+ % ग्रोथ इंडिया की होने वाली है, और दुनिया में एकमात्र ऐसी हिंदुस्तान कंट्री है जो डबल डिजिट ग्रोथ की वो बात करते हैं, उसके अलावा स्पेन, चाइना और ब्राजील की वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा इन सारे आधार पर जब हम इस बजट को देखते हैं और आज फिर उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, तो मेरी तरफ से तो इसको 10 में से 10 नंबर हैं, और बाकी मुझे लगता है कि पैनलिस्ट उसके साथ और जस्टिस करेंगे। अंशु जी, आप बताइए बजट को 10 on 10 और 10 on what? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बजट पेश करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी
आप उनके आज इस बजट को, हम शायद हो सकता है हमारे बीजेपी के साथी ने भी पढ़ा होगा और आपके माध्यम से देश के लोग जान रहे हैं, इस बजट से बहुत ही निराशा हुई है। इसमें 10 में से एक भी नंबर देने लायक इस बजट में कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी एलोकेशन बजट के थे पिछले 2020 में, सरकार को चाहिए था कि कम से कम उसमें से उनको बढ़ाना चाहिए था, और सभी में इन्होंने घटाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, इस समय देश का अन्नदाता आंदोलनरत है, लगातार आंदोलन कर रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने कानूनों के लिए। आप देखिए कि कृषि पर जो बजट था पिछले 2020 में, वो 1,54,775,000 अंशु जी, आपको बहुत कुछ कहना है, ये तो मैं जानती हूँ। बिल्कुल अंशु जी, मैं आपकी बात सुनने के लिए आपके पास जरूर आऊंगी। अंशु जी कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, सॉरी। अंशु जी, मैं आपकी बात सुनने के लिए आपके पास जरूर आऊंगी। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, मुझे सबसे मार्क्स लेने हैं। एक बार मैं ले लूं, उसके बाद आपके पास आती हूँ। अंशु जी, सबसे पहले माफ कीजिएगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। सतीश जी तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए नहीं है। पंकज जी बताइए आप। ये मार्क्स की बात करें तो मार्क्स तो बिना कोई एग्ज़ाम तो है नहीं कि मार्क्स दिया जाए इसमें, यहाँ तक मैं कहूँगा। हाँ, लेकिन ये इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग बजट है, इसमें इसको काफ़ी न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई हुई है कि हर सेक्टर पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो और इसको बेहतर बना सकती थी, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मेरे तरफ से अगर आप इसमें नंबर की बात करेंगे तो नंबर, आई एम सॉरी कि मैं नंबर इसको कुछ दे सकूं, क्योंकि दिस इज ओवरऑल द रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट की व्हाटएवर दे हैव एक्चुअली। नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर उस नजरिए से अगर आप देखें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इन चीजों को कि कितना आखिर ये जो बजट है 10 में से कितने नंबर अगर देना चाहेंगे तो दे पाएंगे, क्योंकि नंबरिंग तो आपको देनी पड़ेगी, तो फिर भी कुछ बताइए। देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये बजट एक तरीके से न्यूट्रल है। आपको कहो ना कि न्यूट्रल बजट कहने की बात मैं कहूँगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कि 50 = 50, राइट। तो ये कहने का ये मतलब हुआ कि मतलब हर सेक्टर से इन्होंने कोशिश करा है कि चलो जहाँ जो भी चीज़ है हर चीज़ को उठा करके मैनेज करते हैं। और है कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव और हो सकती थी। इससे कुछ इंडिविजुअल्स के इंटरनल पॉकेट्स की मैं बात करूं, कंज्यूमर्स की कुछ गुड्स की मैं बात करूं, कुछ इनफ्लो की बात करूं, वो सारी बातें हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, शिवानंदन जी आप बताइए कितने मार्क्स 10 में से? शिवानंदन जी आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है शायद। हेलो, हाँ जी जी बिल्कुल, मार्क्स बताइए 10 में से कितने? मार्क्स देने के लिए मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, राइट। सो एंड फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आई नहीं, आप बिजनेसमैन तो हैं, तो आपको क्या लगता है फायदेमंद है आपके लिए बजट या नहीं? I think structurally it is in the same direction with this government has been moving. Education, health sector के लिए काफी है, right? And structurally they are moving away from making people, you know, more equipped to get employed, right? So उस मामले में अगर देखेंगे तो फिर this is pretty balanced. It's in the same direction which this government has taken over the last 5-7 years, right? So that way, I think it's a very balanced budget. When I look at, you know, where are the allocation? It's for Metro Project, it's for Jal Jeevan Mission, right? It's for education in the rural area or skill employment. So you're making people skilled. ठीक, अंशु जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अंशु जी, ठीक, आते हैं आपके पास शिवम जी। अंशु जी तो शायद नाराज हो गए मेरी बात पर, वो बहुत कुछ कहना चाहते थे और हालांकि मैं विषय पर आगे आती, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आप तो ऑब्वियस है कि बजट आपकी सरकार का है तो आप तो 10 on 10 देंगे, लेकिन जिस तरीके से बात होती है सबका साथ और सबका विकास, क्या वो इस बजट में दिखता है वाकई में? क्योंकि एक आम आदमी को बहुत उम्मीद होती है बजट से। देखिए, सबसे पहले एक चीज हमें यहां पर समझनी पड़ेगी कि कोरोना से निकलने के बाद इस देश को कंसोलिडेशन की बेहद जरूरत थी। एक और चीज जो हमें यहां पर समझनी पड़ेगी कि इससे पहले हम करीब 5 बार फाइनेंशियल इंक्लूजन दे चुके हैं। इस बजट से पहले अगर मैं बात करूं तो 5 बार छोटे छोटे बजट ये सरकार दे चुकी है। बावजूद इसके सबसे पहले अंशु जी की बात का जवाब दे देता हूं, क्योंकि वो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है। वो एक अलग बात है कि वो थोड़ा गुस्सा मानकर चले गए, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, तो एग्रीकल्चर पर भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट में हमने 16.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो 40,000 करोड़ था उसमें 10,000 करोड़ का और इंक्लूजन किया है, जिसको आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा
5,000 करोड़ जो है हमने सैंक्शन किया है इरिगेशन के लिए, खास तौर पर जो मेजर परेशानी की बात है। और भी तमाम चीजें अगर छोटे छोटे 4-5 पॉइंटर्स में गिनाऊं, वैसे तो आपका चैनल लगातार उसको कवर किया होगा, लेकिन बावजूद उसके अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो वहां पर भी 34.5% की वृद्धि रही है, जो अब बनकर हो गया है 5.54 लाख करोड़, राइट। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम थोड़ी सी पॉपुलिज्म में जाएं, सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम बात करें तो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति जिनके पास पेंशन आती है या फिर इंटरेस्ट का पैसा आता है, उन्हें अब कोई इनकम टैक्स में पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम वो चीजें हैं, सोना चांदी पर जो ड्यूटी थी उसको कम किया गया है, इसके अलावा स्टील और कॉर्पस पर जो ड्यूटी थी वो कम की गई है। यहाँ पे अंशु जी भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी सुनते हैं और उनके जवाब भी आप दीजिएगा। अंशु जी, आप तो शायद नाराज हो गए थे, आपने फोन काट दिया था, लेकिन आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं, बजट आज पेश हुआ है, तो अब आप बोलिए। देखिए, कोई नाराजगी की बात नहीं, वो त्रुटिवश थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कट गया था जी। सवाल ये है कि आप याद करिए, निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को कहा कि ऐसा बजट कभी नहीं आया, 100 साल में ऐतिहासिक बजट हम पेश करने जा रहे हैं। तो पूरे देश के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि जरूर इसमें कुछ नया है, क्योंकि इस तरीके के दावे किए गए थे, ऐसी बात की गई थी, बहुत ही ऐतिहासिक बजट होने जा रहा, जैसा भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे प्रचार प्रसार करती है। लेकिन बजट पेश होने के बाद देश के लोगों को बहुत निराशा है, और खास तौर से देश के किसानों को। मैं आंकड़ों आपको गिना देता हूँ। पिछली बार का जो बजट था उसमें 5.1% लोकेशन था बजट का, टोटल बजट का एग्रीकल्चर के लिए। आपको सपोज दैट कि पिछली बार जो बजट था वो 1,54,775 लाख करोड़ रुपए था। इस बार घटा के उसको 1,48,301 रुपए कर दिया गया, 4.3% कर दिया गया इस बार। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान निधि की लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आपने जो पिछली बार 75,000 करोड़ रुपए अलॉट किया था 2020 में, इस बार उसको घटाकर 65,000 करोड़ कर दिया। सभी को पता है जो सेस के आंकड़े हैं, देश में 14 करोड़ किसान है, और प्रधानमंत्री जी कभी कभार काहे बगाहे किसी न किसी को, सिर्फ देश में 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है। आखिर ऐसा क्यों? किसानों के साथ भेदभाव, ये सबसे बड़ा सवाल। रक्षा को लेकर इस समय 3-4 हफ्ते हमारे घेराबंदी कर रहा है। आसपास के देशों को उसने किस तरीके से हाईजैक कर लिया, चाहे म्यांमार हो, आपके वहां पर तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान हो। आपने रक्षा बजट को भी बढ़ाया नहीं। पिछली बार भी 3,43,822 करोड़ रुपए था, इस बार भी 3,43,88 लाख करोड़ रुपए है, जबकि रक्षा बजट को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बजट में रक्षा बजट का जिक्र इवन भाषण में भी नहीं हुआ। बिल्कुल अंशु जी, विपिन जी, मैं एक बार आपसे आपके बिल्कुल अंशु जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने सवाल बहुत वाजिब पूछे हैं और इनका जवाब भी बिल्कुल हमें चाहिए। टेक्निकल बात बता दे रहा हूँ जी। स्वच्छता को लेकर जो 2020 में बजट था उसमें 79,602 करोड़ रुपया अलॉट था। इस बार ने आपने उसको घटा दिया, जबकि लगातार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं सरकार करती है। बजट में पैसा कम है, सिर्फ बातों से पेट भरने की कोशिश है। नौजवानों के रोजगार को लेकर भी कुछ नहीं। उसके बाद जो कुछ भी सार्वजनिक कंपनियां बच रही हैं उनको सिर्फ आप बेचने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस सरकार में 45% से ज्यादा हो गई। नौजवानों के रोजगार को लेकर कोई प्रबंध नहीं है। ठीक, तो अंशु सवाल जी, ये है कि सरकार सिर्फ दिन रात विपिन जी, अंशु जी, मैं आपके पास लौटूंगी। विपिन जी, सबसे पहले तो बजट को जरा मार्किंग दीजिए और फिर उसके बाद ये बताइए कि बजट से जो उम्मीदें थी, क्या बजट के द्वारा वो पूरी हुई हैं? एक आम आदमी के लिए जो उम्मीदें होती हैं मन में कि इस बार बजट आएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, और इसके साथ ही जो कोरोना काल में ना सिर्फ सरकार ने झेला बल्कि आम आदमी ने भी बहुत कुछ झेला है, और उसकी जाहिर सी बात है कि वो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि बजट आएगा तो पता नहीं क्या क्या योजनाएं हमारे सामने आएंगी जिससे मुझे लाभ होगा। देखिए, मैं क्योंकि आपने सवाल मुझसे पूछा है तो मैं 7 नंबर दूंगा बजट को 10 में से, और मैं अब दोनों पहलुओं के पे चाहता हूं अपने विचार रखूं मैं। देखिए कि कोरोना काल में हम लोग जिए हैं, कभी सपने में भी सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा कि जब लॉकडाउन की स्थिति होगी, कि शिक्षा के मंदिर, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, धार्मिक स्थल बंद पे ताला लग जाएगा और यहाँ घरों में कैद रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देश को कोरोना काल उस स्थिति से भी उभारना था, आर्थिक मंदी के दौर से भी वो उभारना था। उधर से चीन अपनी अतिक्रमण की चुनौती बना के बैठा हुआ है। वो अलग बात है कि 2021 की ये हिंदुस्तानी सेना है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और मुंह तोड़ जवाब दे भी दिया है चीनी सैनिकों को। यहां पर समझना पड़ेगा कि चुनौतियों का भरमार है
और आप अगर 35,000 करोड़ यहां पर वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, और यहां पर देखिए जो बात सही है वो सही है, जहां पर आप सरकार को घेरें, बिल्कुल वो निश्चित बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष को सवाल जवाब पूछने चाहिए, मजबूत होना चाहिए विपक्ष, लेकिन आपने मेगा वैक्सीनेशन जो ड्राइव करी, और साथ में 100 बातों की एक बात, जो आपकी जीएसटी कलेक्शन हुई है उसने आपकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पटरी पे लेके, आप ये समझिए कि एकाएक जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अभी जो जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए थे वो धीरे धीरे लगेगा, जब मरीज भी अस्पताल में जाता है, आईसीयू में भर्ती होता है, एकाएक उसको आप प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट नहीं कर देंगे, उसको समय लगता है कि रिकवरी करने में। तो यहां पर आपकी अर्थव्यवस्था ने एक अच्छी आपको संकेत मिलने लग गए हैं कि यहां पर जो आपकी पावर की डिमांड आ रही है, बिजली की डिमांड आ रही है, आपकी जो स्टील की खपत हो रही है, और अनेकों ऐसे फैक्टर्स, आप ई-वे बिल्स की बात करें, रेलवे फ्रेट की बात करें, या तमाम फैक्टर्स ये संकेत दे रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगी है। और यहां पर यह बात नहीं है श्रेय हर एक वर्ग को जाता है, यहां पर जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया है, और ये तो देखिए ये बात है, बिल्कुल निश्चित बात है कि ये कोरोना योद्धाओं को सलाम करा गया है। इकोनॉमिक सर्वे भी जब पेश करा गया तो यहां पर कोरोना योद्धाओं को उसको समर्पित करा गया। यहां पर अब समझना पड़ेगा कि देखिए, क्योंकि बात है कि एक मध्यम वर्ग की, मैं दूसरा पहलू ये बोलना चाहता हूं, मध्यम वर्ग थोड़ा उनको निराशा हुई है इस बात से कि क्योंकि वो अपेक्षा थी कि यहां पर कोरोना के बाद, क्योंकि कईयों की नौकरी चली गई और जो आमदनी के लौटूंगी। विपिन जी, हमारे साथ इस वक्त बीएसपी नेता जुड़ चुके हैं, सतीश प्रकाश, स्वागत है आपको सतीश जी न्यूज़ वन इंडिया पर। जी सतीश जी, आज के बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि विकास के लिए बजट है और विकास को विश्वास देने के लिए बजट है। नहीं देखो, सरकार की एक बात क्लियर होगी कि देश के आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं है, ये विपक्ष कह रहा था आज तक, लेकिन आज सरकार ने ये मान लिया कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार मजबूत नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। अब देखिए, आपके एक राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि रेलवे भी बहुत बेनिफिट में है। अरे पिछले 8 महीने से अगर रेलवे बंद है, रेलवे बिकने के कगार पे है। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुन तो लो आप सुनिए ना। चलिए आप मेरा नाम लेके बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप 10 में से 20 नंबर दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस एक आपका जो फार्मा सेक्टर है वहां पे थोड़ा चेंज दिखाई दिया है, बाकी आप डिफेंस में देखेंगे सरकार जो है रोज इनका है, विदेशी आक्रमण का करता है, सेनाओं की बात करती है, और बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो आपकी जो तमाम सरकार की मशीनरी है वो ये एलोकेशन नहीं बता पाई कि डिफेंस का आपने कितना पैसा एलोकेट किया। राजनाथ सिंह जी ने ये खुद अपने बयान में कहा है कि बाद में हम डिक्लेयर करेंगे कि हमने कितना पैसा एलोकेशन किया है। देखिए, किसान की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। आज हम ये सोच रहे थे कि जिस तरह का माहौल है, 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और किसान जो है एग्रीकल्चर नीति को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान है। तो ऐसे में सरकार चाहती तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ अच्छा बेहतर काम कर सकती थी। एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं अपने उस पर ध्यान नहीं दिया। रोजगार है कहाँ, आप रोजगार बढ़ाओगे कैसे? आर्थिक सर्वे में आप ये कह रहे हैं कि आपका सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आपके कहीं ना कहीं डार्क जोन में। आज सरकार ये कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अरे जब आपने 2 दिन पहले ये मान लिया आर्थिक सर्वे में कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं कर सकते, वो डार्क जोन में, तो सरकार झूठ बोल रही है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो अपनी जिम्मेदारी है उससे बचना चाहती है, सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर थोपना चाहती है। 10 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड जरूर दीजिएगा, मैं बोलना चाहूंगा। नहीं देखिए नहीं सतीश जी, मैं रोकना आपने नाम लिया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा बस। मैंने ये बोला इंडिकेटर होते हैं ग्रोथ के, यहाँ पर रेल फ्रेट की बात करी, मैंने ये नहीं बोला कि रेलवे मुनाफे में आ गए। पहले आप विचार अगर मेरे ध्यान से सुनते तो आप बात समझ जाते। खड़ा कर रहे हैं ना आप। अरे जनाब, मेरे को अपना हक है कि मैं अपने विचार कैसे रखूं आगे। सतीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। सतीश जी, मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में हरेंद्र नाथ राय एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इंद्रजीत आरएलडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। तो चर्चा से पहले, यानी कि ब्रेक से पहले चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे हरेंद्र नाथ राय एक्सपर्ट और इंद्रजीत सिंह आरएलडी नेता। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी हरेंद्र नाथ जी, क्योंकि आज के बजट की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो इस चीज ने खींचा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं 75 साल से ऊपर वाले, वो अब ITR नहीं भरे तो चलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या स्लैब में, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही काफी है? मैडम, पहले तो सुधार लीजिए, योगेंद्र नाथ राय मेरा नाम है। माफ कीजिएगा योगेंद्र जी। जी, दूसरी बात, आपका जो सवाल है
कि सीनियर सिटीजन को राहत देने के बावजूद टैक्स पेयर उनके लिए क्या, बिल्कुल टैक्स में जो नया कोई स्लैब में वो नहीं दिया है, छूट नहीं दिया है, तो आप समझ सकती हैं कि देश क्या पूरी दुनिया कोरोना काल से गुजर रही है और जो मध्यम वर्ग है, जो टैक्स पेयर हैं, इस सब चीजों समझ रहे हैं। ऐसे में भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था उभर कर निकली है, दुनिया से आगे हम अपने स्थान को बनाने में लगे हैं। सरकार ने, प्रधानमंत्री सरकार ने इस देश का बजट आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत के लिए रखा है, जिसमें किसान, बेरोजगार सारे लोगों को जगह दिया है और खास करके स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया है। पेंडेमिक काल से निकलने के लिए, अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए जो इस बजट में व्यवस्था की गई है, ये बहुत ही सराहनीय है। और अभी तक जितनी सरकारों के बजट रहे उसमें फोकस दूसरा रहा है। हमने किसानों को मध्य में लिया, जवानों को मध्य में लिया, केंद्र में लिया है, और बेरोजगार को केंद्र में लिया है, शिक्षा को लिया है, स्वास्थ्य को लिया है, और सबसे बड़ी बात जो है देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा काम है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अगर ये आगे बढ़ता है तो देश की इकोनॉमी अपने आप जो है गतिशील हो जाएगी और हम समझते हैं कि अगले आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी इस पेंडेमिक काल से निकलेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की जो फोरकास्टिंग है 11 की, उसको अचीव करेंगे। अब पंकज जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी ये बात कही गई कि पेंडेमिक था तो ऐसे में ये बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन क्या टैक्स पेयर को ये उम्मीद नहीं थी इस बजट से कि आखिर उनके बारे में भी सोचा जाए? देखो, पेंडेमिक तो हर आम आदमी के लिए था और उनकी उम्मीदें बहुत होती है बजट से। क्या वो इस बात से तसल्ली कर ले गवर्नमेंट की कि भाई पेंडेमिक सिचुएशन थी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन हमारे लिए क्या किया आपने, हम किस चीज का इंतजार करें? हमारे लिए बस यही तसल्ली और वही लाइन कि पेंडेमिक सिचुएशन थी और उसी के ऊपर हमने काम किया है। जी, बात बिल्कुल सही कह रही हो आप कि हर नागरिक जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल है, सबको एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार उनके पॉकेट में कुछ आएगा। बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट आप कह दो, या इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस कह दो, इन टर्म्स ऑफ रिवेट्स कह दो, इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स कह दो इन द लॉ, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन थी कि जी होगा, टैक्स लिमिट बढ़ेगा, स्लैब में चेंजेस आएंगे कुछ, बट इस तरीके की चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन साथ में ये उन्होंने करा है कि कोई एडिशनल बर्डन भी आपके ऊपर इन टर्म्स ऑफ टैक्स में नहीं डाला। आप ये चीज कह सकते हो, अगर कोई चीज उन्होंने आपको नहीं दिया है तो एज ऑफ नाउ कोई नई बर्डन आपके ऊपर इंपोज नहीं करी है, तो अभी तो फिलहाल उतने से ही आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीजें और बेहतर हो सकती थी, जैसे होम लोन का ब्याज है, अब जो इनकम टैक्स का प्रावधान है सेक्शन 224B, वहां पे आज के डेट में भी जो लिमिट इन्होंने दी हुई है 2 लाख रुपए की लिमिट दी हुई है। उधर सेक्शन 80C की बात आप करते हो, जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वहां पे भी 1.5 लाख की लिमिट पिछले 2010-11 से चल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल जो एक्चुअल कोविड-19 पैंडेमिक आया था। पंकज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ना कुछ लिया ना कुछ दिया, ठीक है? हाँ, बस वही न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। एक सेकंड सर, मैं आपको एक चीज और भी कह दूं कि इससे, जैसे मान लो अभी बात करी थी इन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, ऑटो इंडस्ट्री, इस सब में कुछ और आप देखोगे कॉस्ट कम करा है, वहां से कुछ एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह जनरेट होंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मैन्युफैक्चर होना शुरू होगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग से आपके जीडीपी में ग्रोथ आएगा और अकॉर्डिंगली फिर फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, कम होना शुरू होगा आपका अकॉर्डिंगली। और देर आफ्टर शिवम जी, विपिन जी, मैं आपके पास आऊंगी, इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस मैं उनका एक बार रिएक्शन एक चीज और इसमें मैं आपको डालना चाहूंगा। अभी जैसे 75 इयर्स एंड अबव 75 इयर्स पे उन्होंने कहा कि जो सीनियर सिटीजन है उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहां पर उन्होंने ये बोला कि जी आपका पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होगा तो इन दैट सर्कमस्टांसेस में हम नहीं देंगे, लेकिन हर सीनियर सिटीजन का कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट उसके बैंक में होता ही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट उसे मिलता है। उस इंटरेस्ट पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टैक्स काट के पैसा पेमेंट करे। जब वो टैक्स काटेगा तो वो टैक्स अमाउंट उस सीनियर सिटीजन के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। यानी कि ये जो बजट बड़े बूढ़ों को प्रणाम वाला हिसाब किताब लग रहा है, वो पैसा रिफंड लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा कैसे रिफंड आएगा उसको, वो पैसा रिफंड लेने के लिए अभी तक तो यही लग रहा है कि उनको
जिसका कटा है टैक्स उसको वो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि अभी लॉ पूरा इन डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है, तो आई कैन से कि लॉ में ये हो कि भाई जिसका टैक्स गवर्नमेंट फिर टैक्स नहीं काटेगी उनका। एक बार शिवानंद जी से बात करूं। शिवानंद जी, टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ बात की जाए सीनियर सिटीजन्स की तो उनके लिए है 75 साल से ज्यादा उम्र अगर आपकी है तो आप सिर्फ पेंशन की अगर बात की जाए, इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपको ITR नहीं भरना है, काफी है। पीएफ का एक और क्लॉज है शायद जो है 2.5 लाख से ज्यादा अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो दैट आल्सो इज टैक्सेबल। सम ऑफ दिस डोंट सीम टू बी in line with the expectation of common man, right? So that way, I think the government should take some corrective on there. But yeah, that's my view on that. ठीक, शिवम जी एक चीज मैं याद जोड़ना, एक मिनट, शिवम जी बहुत देर, बिल्कुल लगातार। शिवम जी मेरा सवाल, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बाकी सबको राम राम। नहीं, बिल्कुल यही सब बात ना। अब मैं आपको साबित कर देता हूं। इन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस बजट में क्या है, किसानों को बेसिकली 3 मांगों पर बरगलाया जा रहा है, एक एक करके मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा था कि हमें MSP पर गारंटी दे दीजिए, कानून बना दीजिए। सरकार का मैं डेटा दे देता हूं, सिर्फ गेहूं का उठा लेते हैं। 2013-14 में जो गेहूं पर MSP की खरीद हुई थी उसकी टोटल वैल्यू थी 33,000 करोड़। 2020-21 में बढ़कर वो 75,000 करोड़ हो चुकी है। सिर्फ गेहूं की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 2.5 गुना MSP से ज्यादा है जो 2013-14 में इन्होंने खरीद की थी उस पर। अब आ जाते हैं, इन्होंने कहा हमारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। आप देखिए, सरकार ने आज बजट में प्रावधान किया है कि 1000 ई मंडियां हम आपको देंगे। इसके अलावा 1.5 साल पहले इसी सरकार ने 2000 हाट जो गांव में है उसके लिए 2000 करोड़ का फंड एलोकेट किया था, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। यानी कि जो इनके चार्जेस थे वो अपने आप में ही बोगस है, क्योंकि हम एसपी पर जो ये कहते थे कि एमएसपी सरकार देगी नहीं, वो 2.5 गुना बढ़ा कर दी। इन्होंने कहा मंडियां खत्म होंगी, हमने कहा बजट में हम बढ़ा कर दे रहे हैं। सो टेक्निकली किसान को इन्होंने जो कहा वो अपने आप में कहीं टिकता नहीं। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने एक चीज और कर दी है कि सरकार सब कुछ बेचने पर लगी हुई है। अब ये आपके लिए है, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, यूपीए 2 के कार्यकाल में जो कंपनीज में आपने डिसइन्वेस्टमेंट्स किए थे उनकी लिस्ट ले लीजिए। ये है एनएचपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एसजेवीएन, ईआईएल, सीआईएल, एमओआईएल, और सारे थ्रू पब्लिक ऑफर्स हुए हैं ये। आप मुझे एक चीज बताइए, आप करें तो मतलब चमत्कार है और हम करें तो भ्रष्टाचार। कमाल की बात है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या आज इस सरकार की पॉलिसी है ये? कम से कम इस देश को झूठ बोलना, बरगलाना बंद कीजिए। अटल जी की पॉलिसी नहीं है, 1991 के बाद से शुरू हुई थी। मैं उसका भी डेटा, उसका भी डिटेल दूंगा आपको। 1991 के उदारीकरण के बाद ये शुरू हुआ था। अटल कंपनी का ही नाम बताया है मैंने। ये कंपनी 1991 के बाद से ये शुरू हुआ है। और अब आगे आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि बुजुर्गों को नमस्कार, बाकी सबको छोड़ दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में ह्यूमन काइंड के इतिहास में, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और मैं खुद भी जानता हूं, अपने परिवार में जितनी भी पीढ़ियां हो उनसे पूछ लीजिए कि ह्यूमन काइंड में आज तक कोई इतना बड़ा पेंडेमिक इस दुनिया में आया है क्या? नहीं आया ना। बावजूद उसके जिस ग्रोथ रेट पर हम बढ़ रहे हैं, बावजूद जनवरी के जो टैक्स कलेक्शन है, बावजूद जो आईएमएफ हमारी ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट करता है, दुनिया में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की बात हो रही है हिंदुस्तान की। उसकी वजह है लेबर लॉज में रिफॉर्म हमने किए, एसएमईज में उनकी डेफिनेशन बनाने में काम हमने किया। क्यों किया ये भी बताओ। क्यों किया? मतलब क्योंकि देश को बेहतर करना है। आप सुनिए, देश को बेहतर करना है। मैं एक बात भी जो जोड़ना चाहूंगा, भाई आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। सारे पैसों में घोटाला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज मैं बताता हूं, एक और चीज बता रहा हूं। डिफेंस में ये लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं डिफेंस का बजट नहीं बढ़ा, लेकिन जितना बजट डिफेंस का है पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा खरीद हुई है ना। आप यही, मैं आपको यही बस के लिस्ट बना कर दे सकता हूं। आपकी तरह अगस्ता वेस्टलैंड नहीं करते हम, आपकी तरह अगस्ता वेस्टलैंड जीप घोटाला नहीं करते हम। बता दीजिए जितना बजट एलोकेशन है उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन होना बेहद जरूरी है। अब आपकी तरह चोरी चकारी तो करेंगे नहीं कि अगस्ता के वेस्टलैंड कर लिया, तमाम चीजें कर ली, राफेल के लिए कोर्ट में गए, उस पर किसने आपको सुना दिया? क्या आपने लेबर, क्योंकि कुछ है ना हमारे साथ भी बरगलाने वाले लोग, भाई कुछ कुछ लोगों की राजनीतिक दुकान नहीं चल रही तो किसी ना किसी तरह से तो प्रोपेगेंडा करेंगे ना। 14 में सक्सेसफुल नहीं हुए, 19 में सक्सेसफुल नहीं हुए, 17 में सक्सेसफुल नहीं हुए, 24 में भी नहीं होंगे। बिल्कुल तरीका गलत नहीं है, बिल्कुल तरीका गलत। सुनिए, किसान का और हमारा मामला है,
दोनों आपस में मिलकर निपटा लेंगे। बिचौलिया ना वहां चाहिए ना यहाँ चाहिए। मैं एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, जब ये बजट इसके पहले एक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 चीजों पर सरकार का तवज्जो होगा कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी। यहां पर एक बात देखिए, मैं दोनों पहलू लूंगा सिक्के के। यहां पर एक अच्छी बात यह हुई है कि यहां पर उम्मीद के ज्यादा हुआ ये कि सरकार का ध्यान गया आपके स्वास्थ्य उस पे और साथ में एजुकेशन पे, तो ये अच्छी बात हुई है। लेकिन अगर आप दूसरी बात करें, इसका दूसरा पहलू देखें कि यहां पर डिफेंस बजट की अभी शिवम भाई बात कर रहे थे, मैं उस पर एक बात बोलना चाहूंगा। एक बात अच्छी है डिफेंस पे कि जो पहले के मुकाबले जो डिफेंस का बजट था वो पूरा फंड जो एलोकेट हुए थे वो पूरे यूटिलाइज हुए, ये भी पहली बार हुआ। बड़ी बात। लेकिन एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूं कि हर एक मंच पे एक बात बोली जाती है कि कनेक्टिविटी कि आप हाईवेज बनाए, आप क्या ये भूल जाते? मैं शिवम भाई से पूछना चाहता हूं, मैं एक सरकार से एक सवाल, मुझे एक बात बोलने दीजिए। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार बोलने दीजिए, सरकार का ध्यान कब जाएगा? डोनर मिनिस्ट्री जो है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि व्हाइट पेपर क्यों नहीं आता कि आप डोनर मिनिस्ट्री देखिए कितना अहम विंग है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, 7 सिस्टर स्टेट्स एंड माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम। कनेक्टिविटी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ईटानगर की बात करें, कोहिमा की बात करें, दीमापुर की बात करें, वहां पर जाना बेहाल है। यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है, खुशहाली लानी है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है, उनको असल में सही मायने में ग्राउंड जीरो पे जाके इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम से। जवाब तभी तो बिल्कुल पूरा 9 बजे तक चलेगा तो जवाब सवाल क्या जवाब नहीं आप भी बता रहे हैं सरकार की। नहीं, मेरा एक मिनट रुको, मेरा सवाल शिवम जी आप जरा मुझे सुनिए। सतीश जी मैं आपके पास लौटूंगी। सतीश जी आप भी जवाब दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल और है और मेरा पंकज जी आपसे है। जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है ना लॉन्ग टर्म की कि आगे दिखाई दे रहा है कि कुछ है वो हमें मिलेगा, आज क्या है, आज के आदमी के लिए क्या, आदमी आज परेशान है। एक बात बताइए, हम जैसे लोग जो नौकरी पर डिपेंडेंट है उनके लिए क्या? वो एलोकेट हो जाए, विकास अपने आप होता रहेगा। ये डॉक्यूमेंट है, ये दर्शन नहीं है। सतीश जी मैं आपके पास क्या हूँ, दर्शन नहीं है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट है कहाँ? बिल्कुल सतीश जी वही मैं पूछ रही हूँ। मैं पंकज जी आपसे सवाल है मेरा, आज एक आम आदमी के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है? देखिए अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन सिर्फ सरकार के लिए नहीं थी ना, आम आदमी के लिए भी थी, और वो किस तरह से उसने गुजारा किया है इस पूरे साल में वो अच्छी तरह जानता है। उसकी जो ये उम्मीद है भाई, वो ये कहा जाए कि 2 साल बाद पूरी हो जाएगी, 4 साल बाद पूरी हो जाएगी, लेकिन इन सालों में क्या? नहीं, वही जो ये बजट आया है, इस बजट में आप ये कह सकते हो कि देखिए एकदम से तो कोई चीज नहीं होगी, बिल्कुल जो चीज लेके आए हैं इसको मटेरियलाइज होने में, ग्राउंड लेवल पे आने में, धरातल पे पहुंचने में उसको लगेगा। यानी कि अब तक जैसे खटा है वैसे ही खटेगा ना आम आदमी, वैसे ही खटेगा जैसे खट रहा है। जैसे कि हमने बात करी थी कि अभी हम FDI लाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में 70%। शिवम एक मिनट, 49 से 74% पे लेके आएंगे, तो वो ये गवर्नमेंट के भी प्लानिंग है कि जी हम लेके आएंगे, लेकिन उसको लाने में ये इतना आसान नहीं है। सुनिए मैं आपको बताऊं, ये इतना साल का बजट नहीं होता, ये इतना आसान नहीं है कि उसको आपने 2014 में जो बजट पेश किया, आपने 2015 की बात करी, आप 15 में करते हैं, 16 की बात करते हैं, बात करेंगे। देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी बात सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, चर्चा करनी वो भी पार्ट ऑफ इनोवेशन है। जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बोला कि हमारे 6 स्तंभ है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैसे मैडम इन्होंने जो सवाल पूछा मुझसे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर अभी आप कहो कि भाई किसी आज के डेट में किसी जो आम आदमी जो परेशान हुआ है इस पिछले 1 साल में पैंडेमिक से, उसको इमीडिएटली सरकार क्या दे रही है? आपका इनडायरेक्टली यही सवाल है ना। नहीं, क्या नहीं दिया तो उस पर तो सर हम जा ही नहीं सकते, वो तो अनंत है। क्या दिया ना, वही बात है। वो चीज है, फिलहाल जो चीज क्या बेहतर कर सकते हैं, इस देश में क्या बेहतर हो सकता है? एक सेकंड, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए जैसे कि अभी जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ दिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक डिफेंस, सॉरी आप मुझे ये बताइए, देखिए एक मिनट, लेबर कानून नहीं सुनिए ना, लेबर कानून की बात छोड़िए,
एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, जो लोगों को वो लेबर कानून डालू सर, ये कानून जैसे आप एक चीज मुझे बताओ, एफडीआई, आप सुनिए तो सही, सुनिए ना, कैसी बात नहीं, अरे ना, देश के प्रधानमंत्री एक करके बोलिए ना, एक करके बोलिए। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे? आप बताइए, आपको किस चीज का जवाब चाहिए? मैं पॉइंट अरे एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए सतीश जी चुप हो जाइए, मैं सतीश जी शांत, सतीश जी चुप, सतीश जी मेरी बात सुनिए, आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, सतीश जी शांत रहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अगर दोनों बोलेंगे तो कैसे? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप सुनोगे तब तो। उस लेबर को मिली है क्या? अरे मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मान लिया ना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं वहीं सतीश जी बोलिए आपने, उसको निकाल दिया, सतीश जी शांत, नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वही सारी चीजें बोल रहा हूँ। लेबर लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी सर, लेबर लॉ के लिए प्रोविजन आ गया है। आप देखो कितने एम्प्लॉयर थे, इसी बात कानून की बात सर, सर लेबर लॉ की बात कर रहे हो आप मेरी बात तो सुनो एक मिनट। पुराने कानून के लेबर लॉ के लिए आज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था। पंकज जी आप शांत हो जाइए, पंकज जी आप शांत हो जाइए, सिर्फ देखिए, नहीं सुनिए ना, एक मिनट, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, मैं आप सबके पास आऊंगी। नहीं, फिलहाल शांत। हमारे साथ इंद्रजीत जी भी जुड़े हुए हैं, आरएलडी नेता इंद्रजीत जी। इंद्रजीत हो तो बात है ना, शांत हो जाइए पहले। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जो चीज है, आप एक्सपर्ट बोलते रहिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। आप बोलते रहिए। सतीश जी बताएंगे सवाल कैसे पूछना, यही डिसाइड करते हैं। एंकर क्या सवाल पूछे, सीए क्या सवाल पूछे, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी सतीश जी, सतीश जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, शांत रहिए। एडिटोरियल टीम से यही बताएंगे कि सवाल कैसे पूछा जाए। सतीश जी शांत होइए ना, अगर आप ही बोलते रहेंगे तो बाकी सब कैसे बोलेंगे? उनका अधिकार है, उनको रहने दीजिए, उनको रहने दीजिए। आज आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने हुए हैं, ये काम इंद्रजीत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चैनल में पूछ लीजिए ना सवाल, आपको कोई दिक्कत हो तो आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूं। अरे किसान आपके सड़कों के ऊपर बैठे हैं ना। पंकज जी आप शांत हो जाइए, पंकज जी आप शांत हो जाइए, नहीं तो ये शांत नहीं होंगे। सतीश जी देखिए, कोई एक जना ही बोलेगा, अगर बाकी सब बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मैं आपके पास आती रहा, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अगर 4 लोग एक साथ बोलेंगे तो आखिर कैसे लोग सुनेंगे? एग्जैक्टली ना, मैं आपके पास भी आती, आपको भी मौका देती। आप ये बताइए, अगर 2 लोग 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसने क्या सुना होगा इतनी देर में? किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। आपके भी सवाल है, मेरे भी सवाल है। शिवम जी यहाँ बैठे हैं, जवाब देने के लिए बैठे हैं ना, बिल्कुल, तो आपको जवाब मिलेगा। आप लेकिन एक साथ अगर 2 लोग बोलेंगे, 3 लोग बोलेंगे तो आखिर कैसे लोग सुनेंगे और कैसे आपके सवाल का जवाब आप सुन पाएंगे? बताइए, सुन लेंगे क्या? नहीं सुनेंगे ना। इंद्रजीत जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, आपने इंद्रजीत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक, बस एक मिनट, आप बहुत बोलिए, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगी। विपिन जी को, उसका जवाब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, शांत, एक मिनट शांत, देखो एक मिनट शांत, बिल्कुल। सतीश जी चुप हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगी, प्लीज आप चुप हो जाइए। आप एक मिनट देखिए, विपिन जी एक मिनट शांत, की तरह से पूछेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मैं शिवम जी शांत, आप बोलेंगे क्या? शिवम जी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। देखिए ऋतु जी, एक मिनट आग्रह कर रहा हूँ। देखिए, अगर दोनों बातें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, पहली बात ये कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर आपने सफल करना है। मैन्युफैक्चरिंग, सुन लीजिए, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें ये बात समझनी पड़ेगी। इनपुट जो कॉस्ट, क्या कर रहे हैं आप? शांत रहिए, इनपुट आप भी कॉस्ट, शांत रहिए। सुन विपिन जी लीजिए, आप चुप हो जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए। प्रधानमंत्री जी सिर्फ उद्योगपति के प्रधानमंत्री नहीं है। आप बोलिए सतीश जी, जनता के है ना। आपके सवाल खत्म हो जाए तो उसके बाद जवाब कैसा है दीजिए। बताइए, 2 चीजें बता दीजिए, शिवम जी 2 चीजें बता दीजिए जो उद्योगपतियों के लिए हो, इसमें बताइए। क्यों नहीं है? शिवम जी, बताइए क्या है, शिवम जी आप शांत हो जाओ। बताइए क्या है, क्या है उद्योगपतियों के लिए, क्या है इस बजट में? कोई 2 चीजें बता दीजिए की वजह से कमाल की बात है। देखिए, फिर शांत हो जाओ। शिवम जी आप एक मिनट शांत, आपने सवाल पूछिए। सतीश जी जितने भी सवाल हैं अपने आप सवाल पूछिए, फिर उसके बाद आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप अपना एक सवाल कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। सवाल कीजिए अपना, 1 मिनट, एक ही सवाल पूछिए, एक ही सवाल पूछिए और पूछिए। सवाल नंबर 1, देखिए हमारे यहाँ जो सभी साथी हैं, शुभम जी भी है, सब लोग हैं, ठीक है, शिवम जी डिफेंस का एलोकेशन अभी सरकार के पास नहीं है। आप एलोकेशन बता रहे, राजनाथ सिंह जी ने खुद ये कहा, जनाब पिछली बारी की बात कर रहे हैं, बाद में रखेंगे। 2020 के आप डिफेंस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, चाइना अगर यहाँ इतना आक्रमण हुआ है, 2013 में 64,000 करोड़ रुपए
आपने माउंटेन बैटल के लिए इन्वेस्ट किया था, बाकायदा प्रोविजन रखा था। अभी भारत सरकार ये बताइए कि जब आपकी सीमाएं कहीं सुरक्षित नहीं है तो वो 64,000 जो करोड़ रुपए है, जहां आज उसकी सख्त जरूरत है, आज ऐसे समय में वो एलोकेशन कहां गया? आप उसके ऊपर चुप हो गए ना। दूसरी बात, आपने ये कहा कि चलिए ये छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि लेबर कानून को लेकर के जो मेरा सवाल था वो जानना चाहते हैं। मेरा रह गया मैं ये जिन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है उनके लिए क्या प्रोविजन है? अगर उद्योगपति ने वो पैसा नहीं दिया, आप जवाब तो सुन लीजिए। छोटा सा जवाब देना आप शिवम जी। स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री इंपोर्ट्स इन लास्ट 5 years। आपको व्हाट्सएप अभी कर दे रहा हूं, कृपया करके डिटेल सुन लीजिए, फिर अब सुनेंगे। अब सवाल हो, अभी राफेल की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में 2019 से अब प्रॉब्लम ये है इनका, ये इतना इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि इनको जवाब सुनना नहीं है। अब जवाब सुनिए ना। 2009 प्लीज शांत हो जाइए, शिवम जी शांत हो जाइए। पिछले 5 साल का सबसे ज्यादा एक अच्छी बात से एक्सपोर्ट पर लास्ट कमेंट शांत हो जाइए, लास्ट कमेंट टाइम नहीं है बिल्कुल भी, टाइम ओवर। सतीश जी को ट्रांसलेट करके दे दीजिए, ये डिटेल सतीश जी को ट्रांसलेट करके दे दीजिए। तो ये बढ़िया इंपोर्ट है भैया, क्योंकि शांत हो जाइए। ये है कि वो हवाई जहाज लोडेड होते हैं। राहुल गांधी जैसी सोच कहां से? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। कि चर्चा तो चलती रहेगी, विषय बहुत बड़ा है। आज का बजट पेश हुआ, लेकिन सवाल वही का वही है कि आम बजट आखिर एक आम व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए किस तरीके से ठीक है और कितना खास है।